आज का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुच्छेद 370 पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और तभी से विपक्षी पार्टियां लगातार इसको लेकर मुखर हैं और आज अनुच्छेद 370 पर आए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, जिससे एक बार फिर से धारा 370 का मुद्दा गर्मा गया है। यह याचिका नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और प्रमुख वकील मुजफ्फर इकबाल खान और अन्य ने दायर की है, जिसमें इन लोगों ने 11 दिसंबर को धारा 370 पर दिए गए फैसले को चुनौती दी है और शीर्ष अदालत से अनुच्छेद 370 पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा कानून यहाँ पे इजाजत देता है कि अगर आपके लोग, आप खुद पिटिशनर्स किसी फैसले से मुतफिक नहीं है तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और आज इसका आखिरी दिन था, 30 दिन के अंदर अंदर एक पिटिशन दायर करनी पड़ती है। सो हमने मुनासिब समझा कि नहीं, यहाँ पे आया जाए, दोबारा दस्तखत दी जाए और हमने आज ये पिटिशन फाइल कर दिए। जम्मू कश्मीर के अवाम ने ये बड़ी हम्बली सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी दिसंबर 11 की, उससे इत्तेफाक जाहिर नहीं किया है और ये रिव्यू के लिए एक केस बनता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमने बार बार कहा है कि ये जो आर्टिकल 370 जो है ये हमारी डेमोग्राफी, हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी का सवाल है और हर स्टेट अपनी लैंड है, जॉब है, इसको प्रोटेक्ट करते और 370 भी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों का ये बिल्कुल राइट बनता है कि वो इसके लिए जो है आगे से इसको परस्यू करे और कोशिश करे कि हमें जो आर्टिकल 370 में जो चीज़ें हमें दी गई है, जम्मू कश्मीर को एक जो स्पेशल स्टेटस था, अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का है, आपने देखा, दुनिया ने देख लिया, आप लोगों ने भी देख लिया कि जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जम्मू कश्मीर का, वो कैसे हमारे जो है जो जम्मू कश्मीर जो आर्टिकल 370 था, ये था ब्रिज बिटवीन टू जम्मू कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। ये दो चीजें इसमें। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं JKNC के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और एडवोकेट RS पठानिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। RS पठानिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस डिबेट में। सबसे पहले मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आप ही से जानना चाहूंगी, आपने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, एक्सपेक्टेशंस क्या है सर? एक्सपेक्टेशन तो सुप्रीम कोर्ट से, अगर एक्सपेक्टेशन ना होती तो ये रिव्यू पिटीशन ना लगाई जाती। हमारा एक तो आईनी हक भी है और जो जजमेंट बेसिकली जो 11 दिसंबर को जो जजमेंट अनाउंसमेंट हुई थी, जो जजमेंट को पढ़ा गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जजमेंट में आंसर नहीं की गई और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज डिसाइड नहीं की है कि क्या आर्टिकल 356 के इतलाक के बाद क्या किसी भी रियासत को आप यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं किया गया। दूसरी बात ये थी कि क्या गवर्नर को ये इख्तियार है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि गवर्नर जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, वो आंसर भी नहीं दिया गया था। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि जब आपने ये मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का by adopting the route of article 367 of the constitution that was ultra virus the constitution। और जब आप ये मान रहे हैं कि वो तरीका जो अपनाया वो गलत है, तो क्या फाइनल आउटकम जो है वो कैसे दुरुस्त हो सकती है? कानून ये कहता है कि जब बेस किसी चीज का हटा दिया जाए तो पूरी इमारत गिर जाती है। तो अगर आपने वो बेस हटा दिया तो इमारत कैसे खड़ी रही? तो ये कुछ चीजें हैं, आईनी इश्यूज हैं, जिन पर हमने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि वो दोबारा इसको सुने और इस पर अपना डिसीजन दे। कुछ चीजें जो रह गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, शायद ड्यू टू अवर साइट, सुप्रीम कोर्ट उन पर अपना जवाब नहीं। ठीक है, ठीक है।
मुजफ्फर साहब उसके एक बार, आगे इसका नजर। ठीक है मुजफ्फर साहब, मैं आपका दोबारा रुख करूंगी। एक बार हम आरएस पठानिया साहब का रुख कर लेते हैं। पठानिया जी, यहाँ पर इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे आईनी पहलू हैं जिन पर विचार नहीं किया गया है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये मान रहा है कि जब अनुच्छेद 370 को लागू किया गया तो उसको लागू करने की जो प्रक्रिया थी दैट वाज नॉट राइट। ये इनका एक कहीं ना कहीं अपनी दलील है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और साथ ही साथ जिस तरह से पुनर्विचार याचिका कुछ पार्टियों ने मिलकर दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर भी आपके थॉट्स चाहूंगी सर। जी आरएस पठानिया जी, प्लीज आप अनम्यूट करेंगे तो हम तक आपकी आवाज पहुंचेगी। हाँ जी प्लीज, मेरे ख्याल से मेरा आवाज अब क्लियर है ना? जी बिल्कुल जी। सबसे पहले नमस्कार और आदाब आपको, मुजफ्फर साहब को, और जितने भी मित्र डायरेक्टली हमें इस लाइव में देख पा रहे हैं जी। ये जितनी भी दलाइल मुजफ्फर साहब आज ले रहे हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये ऑलरेडी ले चुके हैं। अब रिव्यू पिटीशन, वो कहते हैं कि दिल को खुश रखने का गालिब है, ये भी ख्याल अच्छा है, लेकिन आपका दिल तो खुश रहेगा, लेकिन जनता जो है ये सब जानती है। आपका ये जो रिव्यू पिटीशन लगाने का आपका जो एप्टीट्यूड है, मुजफ्फर साहब एक अच्छे आदमी है और उससे भी अच्छे वकील है, बट ये एक बैड भी नहीं, बैड से बैड वर्स एक मुकदमा दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरी समझ से तो परे है, मेरे एक लिमिटेड लीगल परव्यू से। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी जो उनका एक लीगल एक सेंस ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग है, उससे भी परे होगा, और मुझे नहीं लगता पहली तारीख में भी ये टिक पाएगा केस आपका। और फिर दोबारा एक नया एक एक्सपोजर, मुझे लगता है सिर्फ विषय बनाने के लिए ये किया गया है। हालांकि ये रिव्यू का जो दायरा है, मुजफ्फर साहब तो कानूनदान है, मुजफ्फर साहब रिव्यू का दायरा, रिव्यू का जो लिमिटेड परव्यू है जिसमें किसी भी कोर्ट को इंटरफेरेंस है, उसमें ये पिटीशन आती नहीं है। बहुत ही डिटेल्ड इस देश की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक डिटेल्ड एक रीजनड जजमेंट दिया है, जिसमें तकरीबन हर एस्पेक्ट को उन्होंने टच किया है। और यू कैन नॉट सिट एज ए कोर्ट ऑफ अपील while seeking the exercise of powers of a court under review. Very simple and very sweet and simple. आप तो अपील से भी ऊपर मुझे कहता है कोई इम्पीचमेंट का, जिसे कहते हैं जजमेंट का काम कर रहे हैं। मैं एक लाइन में अगर इसको अगर एब्रिज करना हो पूरे इसको अपने आर्गुमेंट को, ये जो रिव्यू पिटीशन है कानून के किसी भी दायरे, किसी भी जाबते, किसी भी एक सेंस ऑफ जिसे कहते हैं एक लॉ, लॉजिक या लीगल जरिस्प्रूडेंस, ये किसी भी दायरे जाब्ते में नहीं आती है। ये मुझे लगता नहीं ये एक भी तारीख वहां पे टिक पाएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दिल को खुश रखने का गालिब एक ये भी इस पर ख्याल अच्छा है। जी, इस पर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब का क्या कहना है, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। मुजफ्फर साहब, आपने सुना होगा आरएस पठानिया जी को, साथ ही साथ सर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वर्डिक्ट अनाउंस किया था, उसमें इस वर्डिक्ट को लेकर, अनुच्छेद 370 को लेकर जो पॉइंट्स गिनाए थे वो तो गिनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की पावर्स और राष्ट्रपति के शासन के दौरान किस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं और क्यों राष्ट्रपति शासन के दौरान जब ये निर्णय लिया गया तो ये वैध है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से टिप्पणी की थी। इसको लेकर भी एक अलग इंफॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी। तो जब ये साफ कर दिया गया था कि राष्ट्रपति के पास ये पावर्स हैं कि उनकी परमिशन से इस तरह का निर्णय लिया जा सकता है, तो फिर आपत्ति क्यों सर? पावर का होना अलग चीज है, पावर का एक्सरसाइज प्रेसिडेंट साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता बताया कि आर्टिकल 370 क्लास 1D में ये पावर प्रेसिडेंट को है, वो रास्ता तो इख्तियार ही नहीं किया। इन्होंने तो क्लास 3 का रास्ता इख्तियार किया, और वो रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गलत इख्तियार किया, क्योंकि आप क्लास 3 को जिस तरह आपने अमेंड किया वो आप कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परमिशन नहीं देता है कि आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अमेंड करने के लिए आप 367 का सहारा लें। अगर वो रास्ता लिया होता और सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड करता तो शायद ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ना अराइज होता है। ये एक आईनी बहस है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे दोस्त सोटिया साहब वो तो मतलब बगैर पिटीशन को पढ़े ही कह रहे हैं, तो उन्होंने एक अपना पार्टी की लाइन है, मैं समझ सकता हूं उनकी क्या मजबूरी है, तो उन्होंने तो कहना ही है।
तो अभी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा इसको, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करेगा तो उनके इख्तियार में है, क्योंकि फाइनल आर्बिटर तो सुप्रीम कोर्ट ही है, इसका इंटरप्रेटर भी सुप्रीम कोर्ट है। हमारी समझ में जो आया कि भाई कुछ चीजें जो हैं वो आंसर नहीं की गई हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आईनी इश्यूज हैं, जो हमारी दलीलें थी उनको सुनने के बावजूद उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है पूरी जजमेंट में। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि उस पर भी, जिस तरह क्या ये इख्तियार है मुल्क की पार्लियामेंट को और प्रेसिडेंट को कि आप इमरजेंसी 356 की लगाकर किसी भी रियासत को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अप्रोप्रिएट केस में करेंगे। तो हम कहते हैं कि इसको नजरसानी करो कि इससे बड़ा अप्रोप्रिएट केस और क्या हो सकता है कि आपने एक फुल फ्लैज रियासत को यूनियन टेरिटरी बना के डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ होम मिनिस्ट्री कर दिया है। तो क्या ये पॉसिबल है? आइन इसकी इजाजत देता है? और क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर को हिट नहीं करता है? और क्या ये फ्यूचर में क्या जम्मू कश्मीर ही तो नहीं ऐसा होगा कि जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया, अगर आपने लॉ में ये अपहेल्ड कर दिया कि हाँ ये पावर है, तो कल किसी दूसरी रियासत को भी ये बना सकते हैं। अगर कोई रियासत जो है वो यूनियन के साथ नहीं एग्री करती, फॉर एग्जांपल पंजाब है, यहाँ अपोजिशन की सरकार है, या वेस्ट बंगाल है, कल ये कहते हैं अच्छा भाई वेस्ट बंगाल में भी लगाओ 356, 2-3 यूनियन टेरिटरी में बांट के डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे होम मिनिस्टर साहब। तो जरूरत क्या है पर रियासतों की? सारी रियासतों को जो है वो कल यूनियन, इट विल बी ए यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इंस्टेड ऑफ यूनियन ऑफ अ स्टेट। तो वो चीजें हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको वाज़िया अल्फाज में डिफाइन करे कि क्या आर्टिकल 3 के अंदर ये पार्लियामेंट को इख्तियार है कि आप 356 लगाकर उसकी पावर को अज्यूम करके असेंबली की पावर को इस तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक लाइन मैं यहाँ पर रीड करना चाहूंगी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति के शासन के दौरान केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि युद्ध जैसे हालातों में अनुच्छेद 370 को लागू करना ही एक प्रावधान था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो क्या ये चीज भी एड्रेस नहीं करता आपकी प्ली को? नहीं, वो 352 की प्रोविजन है कि युद्ध में 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी होती है या जहां कोई जंग होती है, तो इन्होंने वो डिस्कस किया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि वहां 356 लगा। ठीक है मुजफ्फर साहब, अगर आसान शब्दों में अगर समझना चाहूं तो कुछ आपके ऐसे दलीलें हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में एड्रेस नहीं किया है और यही कारण है कि आपने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज दायर की है। मैं आरएस पठानिया जी का रुख करना चाहूंगी। पठानिया जी, 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो लगातार इसको लेकर मुखर थी, जम्मू कश्मीर में अपनी आवाज बुलंद कर रही थी, उन्होंने हालांकि इस पर बयान दिए और असहमति भी जताई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस फैसले को माना, एक्सेप्ट किया। अब जो सिचुएशन पैदा हुई है इस पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की, आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के आवाम में एक बार फिर से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो एक आम आदमी को समझने के लिए शायद बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़े या इस तरह की चर्चाओं को सुनना पड़े, समझना पड़े। जी देखिए, आपका सवाल और मुजफ्फर साहब ने अभी जो अपना जो एक वक्तव्य पेश किया है, इसे दो पार्ट में तोड़ के देखते हैं। सबसे पहले तो आज कमजोर सरकार को वीक विल्ड सरकार दिल्ली में नहीं है जो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल चल पाएगा, और पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल ना ही दिल्ली के और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के बीच में चलेगा, ना ही जम्मू कश्मीर के लोग अब वो इमोशनल ब्लैकमेल वाली जिसे कहते हैं राजनीति पॉलिटिक्स में चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी वैली की पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो कानून, वो व्यवस्था जिससे उनका अपना पर्सनल बेनिफिट हो सकता था, जिससे लोगों को बेनिफिट हो सकता, वो कभी आ नहीं पाया। मुजफ्फर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये दलाइल ले रहे हैं, ये तो कोर्ट ऑफ अपील भी नहीं, ये कोई कोर्ट ऑफ इम्पीचमेंट कोई बनेगी तो ये उसमें चलेंगे, और कोर्ट ऑफ रिव्यू में बिल्कुल भी, मैंने इनकी पिटीशन पढ़ा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, वो हाथ देख लिया दूर से ही, वो इसका जिस तरीके से ये पेश कर रहे हैं, ये रिव्यू पिटीशन मैं फिर रिपीट करूंगा, रिकॉर्डेड है आपके चैनल में, ये 1 तारीख भी नहीं चलेगी। आई एम नोबडी टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन एक कानून का छोटा सा एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, एक छोटा, और ये उसकी रिव्यू की पावर में नहीं आता। 70 वर्ष, हाँ एक बात इससे वजह जरूर होती है
कि 70 वर्ष तक पॉलिटिक्स ऑफ डिसेप्शन, पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल, पॉलिटिक्स ऑफ सब्ज बाग जिसे कहते हैं, एक टू लीडिंग देम अप टू द गार्डन पाथ, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, एंड दे हैव स्टूड ट्रू टू देयर कैरेक्टर, टू द प्रेसिडेंट एंड टू द हिस्ट्री एंड टू द वे हाउ दे डील्ड विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोई जम्मू एंड कश्मीर का जिसे कहते हैं नागरिक इससे कंफ्यूज नहीं होगा। मैं रिलायंस देना पाऊंगा, एक बहुत बड़े का कानूनदान, एक मैं नाम नहीं लूंगा उनका, एक हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस रिटायर हुए, उन्होंने 10 दिसंबर को अपना ट्वीट किया था कि धारा 370 का रिवोक होने का जो सर्टिफिकेट है वो कल इनको मिलेगा उसमें। तो ये नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लीक हुआ था, अपने लीगल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने ये जिसे कहते हैं प्रेडिक्ट किया था। तो मैं भी अपनी जो जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग से इसको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, एक तारीख भी ये टिक नहीं पाएगी। और मुजफ्फर, ठीक है आरिज पठानिया जी, ये आपके अपने थॉट्स हैं, लेकिन बड़ी उम्मीदों के साथ मुजफ्फर इकबाल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और इसी का सभी को इंतजार है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आरिज पठानिया जी और मुजफ्फर इकबाल साहब, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और महासंग्राम 2024 में आगे बात होगी हिमाचल की, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का।